हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैंने आज से ही हिस्ट्री सब्जेक्ट को शुरू किया है और पहली मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सिलेबस की बात की थी। और इसमें मैं अब फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आ रहा हूँ, इतिहास को शुरू कर रहा हूँ। जिन्हें इतिहास से डर लगता है, उनको लगता है इतिहास के डेट याद नहीं होती हैं, सन याद नहीं होते हैं, नाम याद नहीं होते हैं, तो वो टेंशन मत लीजिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। आप पहले चैप्टर से लेकर के जितने चैप्टर में मैं पूरे इतिहास को समाप्त करूँगा, आप एक एक करके सब वीडियो को देखते हुए चलना। और बेहतर रहेगा कि आप कंटिन्यू देखते हुए चलिए, ऐसा मत सोचिए कि बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, साथ साथ जो है चलते रहिए। और कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप डालिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि फ्री होकर के उनका जवाब भी मैं आपको दूँ। तो हमारा आज का जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है इतिहास के स्रोत। तो फर्स्ट चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ मैं, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत। देखिए, ये एक्चुअली क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि इतिहास में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और किन किन चीज़ों से क्वेश्चन और बनते हैं। तो देखिए, जब कोई भी इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो इतिहास को लिखते समय जितनी आपकी इतिहास की किताबें लिखी गई हैं, अब ऐसे तो था नहीं, ये इतिहासकार उस समय मौजूद थे, बल्कि जब ये इतिहास को लिखते हैं तो ये कुछ चीज़ों को आधार बनाते हैं। और वो कौन कौन से आधार है, मैं उन्हीं को बात कर रहा हूँ एक एक करके। देखिए, इतिहास की जानकारी को इकट्ठा करने वाले सबसे प्रमुख स्रोतों में जो सबसे पहला स्रोत आता है, उस स्रोत का नाम है, उसे कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं जिन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है? पुरा से मतलब हमारा होगा पुराना, और तात्विक मतलब कि पुराने तत्व, अर्थात उस समय जिस समय घटना है उस समय कुछ स्मारक रहे होंगे, राजाओं ने कुछ अभिलेख इंस्क्रिप्शन लिखवाए होंगे, उस समय के कुछ बर्तन मेतवांड यूज़ होते होंगे, उस समय कुछ सिक्के चलवाए होंगे, उनसे भी हमें कुछ जानकारी मिल जाएगी। अब मान लो हमें पता चले भाई कुषाण शासकों के जो सिक्के थे उन पर शिव का चित्रांकन है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। तो इस तरीके से सिक्कों के आधार पर भी हम काफ़ी चीज़ों को जान लेते हैं, अभिलेखों के आधार पर हम काफ़ी चीज़ों को जान लेते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आपके काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम एक बात करते हैं सबसे प्रमुख रूप से, जिसे हम कहते हैं अभिलेख। अभिलेख कहते हैं। दूसरी बात हम इसमें करते हैं जिनमें हम बात करते हैं सिक्कों की, सिक्के। तीसरी बात यहाँ पर हम बात करते हैं आपके मृत भांड। देखिए, भांड माने होता है बर्तन और मृद माने होता है मिट्टी के बर्तन। तो उस समय मिट्टी के बर्तन जो चलते थे उन पे भी कुछ ना कुछ चित्रांकन है, उनसे भी काफ़ी कुछ पता चलता है, मृद भांड। और साथ ही साथ आपके स्मारक हो गए, मतलब जैसे कुछ मंदिर बने हुए हैं, कुछ वास्तुकला के नमूने हैं, तो स्मारक वगैरह, ये सब चीज़ें भी हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ अभिलेखों के बारे में। अभिलेख हमें किस प्रकार से जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो पहली बात तो आप समझिए कि अभिलेख का मतलब है क्या। देखिए, अभिलेख का मतलब मेनली होता है कुछ लिखे होने से। उस समय के जो राजा रहे या जो लोग भी रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ जनता के लिए कुछ राजाज्ञाएं लिखवाई, और जिन्हें आज हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं या जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ लिखवाया गया हो, चाहे वो बर्तन पे लिखवाया गया, चाहे वो सिक्कों पर लिखवाया गया, चाहे वो किसी भवन की दीवारों पर लिखवाया गया, या चाहे वो अलग से कोई स्तंभ या किसी शिला पे लिखवाया गया हो। ये जो अभिलेख होते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, इन अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को हम कहते हैं एपिग्राफी। इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहला अभिलेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये सबसे पहला अभिलेख तो हमें रियल में हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिल जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता में सिक्के वगैरह रहे हैं, वहाँ पर हमें कुछ ऐसे चित्रांकन देखने के लिए मिले, जैसे स्वास्तिक वगैरह का चिन्ह देखने के लिए मिले। इतिहासकारों का मानना है कि वो भी एक अभिलेखों का ही रूप है। बट मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। उन्होंने जो चीज़ भी लिखी है, जो बड़माला थी, उसको हम ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर अभिलेखों की हम बात करें, तो वो सबसे पहले अभिलेख जो हमें देखने को मिलते हैं, सबसे प्राचीन या पहले, वो मिलते हैं हमें हड़प्पा को देखने के। हड़प्पा में जो चित्रांकन मिला है, अगर हम इस यहाँ पर हड़प्पा को छोड़ दें और उसके बाद में हम बात करें कि सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, विश्व का प्राचीन अभिलेख, अगर हम हड़प्पा को छोड़ दें तब विश्व का प्राचीन अभिलेख जो मिलता है वो एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगस कोई अभिलेख।
देखिए बोगस कोई अभिलेख काफ़ी पुराना है, कहा जाता है कि लगभग 1400 बीसी पुराना है। ये बीसी की बात समझ रहे होंगे आप, ईसा के जन्म से पहले। मैंने इससे पहली वीडियो में एडी और बीसी के बारे में अच्छे से समझाया था, आप पहली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पहली वीडियो का लिंक जो है वो डाल रखा है। तो विश्व का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो बोगस कोई अभिलेख है। ये मध्य एशिया से जो है हमें प्राप्त हुआ है। एक्चुअली इस अभिलेख में एक संधि की बात की गई है, मतलब कि दो समूहों के बीच में एक संधि होती है और उस संधि में कुछ देवताओं को साक्षी माना गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जिन देवताओं को साक्षी माना गया है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में भारत में जो है आप देखेंगे वैदिक पीरियड की शुरुआत हो चुकी थी, ऋग्वैदिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। तो ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे, मेनली 4 देवता को इस संधि में साक्षी माना है, मित्र, वरुण और इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ये 4 देवता थे। मैं बता देता हूं आपको, एक आपका इंद्र, दूसरा वरुण, ठीक है, तीसरा मित्र और नासत्य। तो काफ़ी बार एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले कि किस अभिलेख से या बोगस कोई अभिलेख से कि वैदिक काल के किन देवताओं का नाम मिलता है, तो वो इनका मिलता है 4, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर अभिलेखों की हम बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं हमें अशोक के। आप जानते हैं अशोक जो था वो मौर्य काल का एक शासक था, बिंबिसार का पुत्र था। अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हम जब अशोक को पढ़ते हैं तो अशोक के अभिलेख में अलग से आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ। मैं अगर वीडियो जब पढ़ाऊँगा मौर्य काल तो वहाँ पर मैं अशोक के अभिलेख एक एक करके सब पढ़ाऊँगा। सबसे ज़्यादा अभिलेख जो मिले हैं वो अशोक के मिले हैं। और यहाँ से 2 प्रश्न और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, उसका नाम था टिफिन थेलर। उसका नाम था टिफिन थेलर सबसे पहले खोजा था। ये सन था आपका लगभग 1750 एडी, ठीक है। ये सब चीज़ें खोजबीन या जो अभिलेख पढ़े गए अंग्रेज़ों के समय पढ़े गए, तो सबसे पहले खोजा था टिफिन थेलर ने। और जो सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और ये बात थी 1837 एडी की। तो ये दोनों बात जो है वो ध्यान रखिएगा। अशोक के कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेखों को आपका स्तंभ लेख, शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, बृहद शिलालेख, इन सब में बांटा जाता है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जामों में अभिलेख से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है कि ये अभिलेख कहाँ से मिला है या ये अभिलेख जो था वो किस शासक का था। कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जो एग्जाम में पूछता है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। जैसे पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख आप जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख जो था वो था रुद्रदामन। ये रुद्रदामन एक शक शासक था, रुद्रदामन। और आप जानते हैं कि मौर्य काल के बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, हिंद यवनों का हुआ, शकों का हुआ, कुषाणों का हुआ, तो इसी में रुद्रदामन ने एक अभिलेख लिखवाया था जो था जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख जो है वहीं पर एक अभिलेख और है और वो स्कंदगुप्त का है। तो एक्चुअली आपको किताबों में मिल सकता है स्कंदगुप्त और रुद्रदामन दोनों ही, कि मतलब कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का भी है और स्कंदगुप्त का भी है। अगर एग्जाम में आ जाता है तो पहले आप किसको लगाएंगे, रुद्रदामन को लगाएंगे, जूनागढ़ अभिलेख। ऐसे ही एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्रयाग अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति किसको है। प्रयाग अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? तो ये है आपकी समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की। इन्हें याद करने का, ये याद करने पड़ेंगे, लेकिन इनको याद करने का तरीका है कि आप ऐसे ही बोलिए, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इसी तरीके से आप बोलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे एहोल अभिलेख, एहोल, ये मैं सब पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे इतिहास में शासक आते चले जाएंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। मैं वहाँ पर अभिलेखों की चर्चा करूंगा। अभी तो मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर में कुछ बातें बता रहा हूँ कि अभिलेख के बारे में हमें क्या क्या देखना है। और मुझे इतना विश्वास है कि यहाँ से भी आपका अभिलेखों से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से हो जाएगा। एहोल अभिलेख ध्यान रखना, ये पुलकेशिन का, पुलकेशिन आप जानते हैं कि अगर पता हो तो अच्छी बात है। पुलकेशिन जो था, पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन
हर्ष के समय था, और जब हर्ष ने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की ओर बढ़ने की शुरुआत की थी, तभी जो था उसका टकराव हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ। इस पूरी बात की चर्चा जो है वो किस में लिखी गई है, आपकी इस एहोल अभिलेख में लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली काफ़ी बार इनके राइटर भी पूछ लेता है कि इसका राइटर कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का राइटर कौन है, तो इसका नाम है आपका हरिसेन। हरिसेन ये इसका राइटर था प्रयाग। ऐसे एहोल अभिलेख का पूछ सकता है, तो अभिलेख का था आपका रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इसका था। तो एहोल अभिलेख लिखा गया पुलकेशिन द्वितीय के समय, रवि कीर्ति ने लिखा, और समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति जिसे लिखा गया है किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। इसके अलावा और भी कुछ अभिलेख है प्रमुख रूप से, जैसे मैं बता देता हूँ, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल का है। खारवेल शासक का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश का शासक खारवेल जाना जाता है। मैं पढ़ाऊंगा जब आपको चेदी वंश यहाँ पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले जैनियों को भूमि दान में देने की जो परंपरा शुरू की थी वो खारवेल ने ही, लेकिन ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान में देने की प्रथा जो शुरू की थी वो आपकी शक शासकों ने शुरू की थी। खैर, सॉरी शक कह रहा हूँ, सातवाहन शासकों ने। तो देखिएगा, ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, आपका खारवेल का है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है, अर्थात देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख ये किसका है, विजय सेन का है, विजय सेन। ऐसे ही मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, यशोवर्मन। तो ये कुछ अभिलेख हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने बता दिया जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, स्कंदगुप्त का भी है रुद्रदामन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है जिसके राइटर हरिसेन हैं, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है जिसके राइटर रवि कीर्ति हैं। इसी प्रकार से हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का है, और मंदसौर अभिलेख किसका है, यशोवर्मन का है। तो अभिलेख के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और आगे चल करके मैं अभिलेख के बारे में आपको डिटेल्स में चीज़ें बताऊंगा। तो पुरातात्विक स्रोतों में मैं बात कर रहा था, और सबसे पहले बात मैंने आपसे की थी अभिलेखों के बारे में, जो मेरी बात समाप्त हो चुकी है। अब मैं अगली बात जो करने जा रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ सिक्कों के बारे में। देखिए, अगर सिक्कों के बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का पूरा चक्र सिक्कों के इर्द गिर्द ही घूमता है। सबसे पहली बात है कि जो सिक्के होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र, और इसे ही हम इंग्लिश में जो है वो आपका कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। तो ध्यान रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। देखिए, प्राचीन समय में जो सिक्के चला करते थे वो सिक्के जो थे वो आपके सैल कड़ी के होते थे। सैल कड़ी आप मान के चल सकते हैं कि जैसे चूने की तरह होते हैं, चूने के बने हुए होते थे वो। हड़प्पा काल में जो सिक्के चलते थे, एक तो उन सिक्कों का कोई साइज़ नहीं था, ज़्यादातर सिक्के जो थे वो आपके आयताकार थे, मतलब आयताकार बेलनाकार इस प्रकार के उस समय वो मोहरे उस समय हुआ करती थी, और वो मुख्यतः सैल कड़ी की बनी हुई होती थी। आगे चल के जब मुद्रा की शुरुआत हुई तो जो मुद्रा के सिक्के बनाए जाते थे उन्हें पीट पीट करके बनाया जाता था। इस प्रकार के पुराने सिक्कों को, या जो प्राचीन सिक्के होते थे, इन प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्गड सिक्के कहा जाता था। जो प्राचीन सिक्के थे उन्हें आहत या पंच मार्गड सिक्के कहते थे। आहत सिक्के या पंचमार्गड सिक्के कहा जाता था उन्हें। धीरे धीरे जैसे समय निकला, अलग अलग शासकों ने सिक्कों की शुरुआत करी। अगर हम धातु या मेटेलिक कॉइन की बात करें तो मेटेलिक कॉइन में सबसे पहले जो सिक्के चले होंगे वो आप भी जानते हैं कि सबसे पहले तांबे की खोज हुई, तो सबसे पहले तांबे के सिक्के ही चले होंगे। सिक्कों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भारत में या सबसे पहले जो है वो आपके स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये चलाए गए थे हिंद यवनों के द्वारा। हिंद यवन, एक्चुअली ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा भाई हिंद यवन कौन थे। देखिए, मौर्य काल के बाद में जब विदेशी आक्रमण हुआ तो ऐसे में हिंद यवनों का आक्रमण हुआ था, और कहा जाता है कि हिंद यवनों के द्वारा ही सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो थे वो चलाए गए थे।
लेकिन हम बात करें कि भाई सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, मतलब स्वर्ण सिक्के ही थे लेकिन सबसे शुद्ध जो चलाए वो किसने चलाए, तो उसमें बात की जाती है कुषाणों की, कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। आप जानते हैं कुषाणों में कुछ शासकों के नाम, जैसे कुजुल कटफिसस हुआ, बिम कटफिसस हुआ, ऐसे ही कनिष्क हुआ। तो सबसे पहले जो है वो शुद्ध सोने के सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। अब मैं बात करता हूं कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदियाबनों ने चलाए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो चलाए वो उनको श्रेय दिया जाता है किसको, गुप्तों को, कि भाई सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए वो गुप्तों ने। अब सबसे ज्यादा चलाए होंगे तो मिलावट भी सबसे ज्यादा होगी, नो डाउट। हाँ, गुप्तों के समय जो सोने के सिक्के थे उनमें मिलावट ठीक ठाक थी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में यहां से पूछ लेता है। काफ़ी बार ये भी पूछ लेता है कि भाई सबसे पहले भारत में चांदी के सिक्के किसने जारी करे ऑफिशियली रूप से, तो ध्यान रखना अगर पूछा जाए कि चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो इस कंडीशन में आपको आंसर क्या लगाना है, गुप्त लगाना है। किसके द्वारा चलाए गए थे, गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि देखिए इतिहास में शीशे के सिक्के भी चलाए गए हैं, तो अगर पूछ सकता है कि भैया शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, ठीक है, तो शीशे के सिक्के जो थे वो चलाए गए थे सातवाहनों के द्वारा। अभी तो ऐसे पता नहीं चल रहा होगा भाई सातवाहन कौन थे, थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा भाई। इतिहास एक लंबी पहेली है, इतने आसानी से हमें इतने साल हो गए कक्षा 6 से लेकर के 12th तक, और इतिहास जल्दी से दिमाग में नहीं बैठ पाया। लेकिन हम कोशिश करेंगे इन वीडियो के द्वारा हम इतिहास को बैठाएं। बस मेरा आपसे एक ही कहना है, जब भी आप वीडियो को देखें तो सीखने के उद्देश्य से देखें, ये सोच करके ना देखें कि नहीं भाई इस टीचर को मैं कुछ सिखा देता हूँ, ये कर देता हूँ। नहीं, आप सीखने के उद्देश्य से बैठिए। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो शीशे के सिक्के जो सबसे पहले जो चलाए गए हैं वो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए, ये वाली बात यहाँ से आप जो है वो ध्यान रखिएगा। तो सिक्कों से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है भाई, अलग अलग सिक्कों पर अलग अलग चीज़ों के चित्रांकन रहे, तो उनसे भी हमें पता चलता है भाई उस समय कौन सा धर्म मौजूद था, क्या था। इतिहास में काफ़ी बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई किसके सिक्कों पर जो है वो राजा रानी का चित्रांकन है, तो जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हो गया तो उसके राजा रानी के सिक्के चलवाए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। या किसके सिक्कों पर जो है वो आपका शिव का चित्रांकन है, कुषाणों के सिक्कों पर जो है वो शिव का चित्रांकन रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आगे हम जैसे जैसे शासकों को पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। सिक्कों के बाद में हम बात करते हैं आगे चल करके मृत भांड की या स्मारक की, अर्थात जो वहाँ पर बर्तन या स्मारक थे। तो देखिए ये हालांकि ये भाग स्मारक वगैरह ये कल्चर का भाग है, ये आर्ट एंड कल्चर का भाग है। उसमें हम पढ़ते हैं कल्चर को, भाई किस किस के समय कौन कौन सी वास्तुकला हुई, कि कौन सा मंदिर, खुजराहों का मंदिर कब बना, या बाराबदूर या कंबोडिया का मंदिर कब बना, वो सब हम वहाँ पर बात करते हैं। अगर हम मृत भांडों के बारे में बात करें, मिट्टी के बर्तन, अब आप सोच के देखिए कि मान लीजिए किसी समय अगर कोई सभ्यता मौजूद हो तो उस समय के लोग एक जैसे ही बर्तन प्रयोग में कर रहे होंगे, और वो बर्तन हमें जहां से मिल जाएं, वो उस तरीके के बर्तन हमें जहां से मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये उसी सभ्यता के लोग हैं। तो इसके चलते इतिहासकारों ने कुछ मृत भांडों को कुछ सभ्यताओं से जोड़ के दिखाया है, कुछ इतिहास के काल से जोड़ के दिखाया है। जैसे लाल मृत भांड, कहा गया कि भाई जो लाल मृत भांड थे, ये लाल मृत भांड ये हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिले हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ही आपका कुछ मृत भांड ऐसे मिले जो चित्रित थे, अर्थात उन पे कोई चित्रांकन था, चित्रित थे और धूसर कलर के थे, मतलब एक तरीके से मिटियाले कलर के थे ये, और चित्रित थे। ये जो मृत भांड बर्तन जो चलते थे, ये चलते थे आपके वैदिक काल में, तो जो वैदिक काल था उसमें, ठीक है, वैदिक काल। ऐसे ही अगर हम बात करें काले मृत भांड, मतलब उन पर जो है काले पोलिश होते थे, चमकदार पोलिश होता था, जो काले मृत भांड होते थे, तो ऐसे मृत भांड हमें देखने को मिलते हैं मौर्य काल में। तो काफ़ी बार यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में किस प्रकार के मृत भांड थे। ऑप्शन में हो सकता है कि भाई चित्रित थे या लाल थे या लाल चित्रित थे या काले थे, तो ये ध्यान रखें किस प्रकार के थे मौर्य काल में काले मृत भांड। स्मारक वगैरह की बात मैं अभी कल्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब मैं उसमें डिस्कस करूंगा। अभी कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे सर यही बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाऊंगा। मैं आपसे बता दूं, जो लोग मुझे जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं
तो बता दूं, मेरा एक इंस्टीट्यूट है नालंदा IAS एकेडमी के नाम से, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठाकुरद्वारा एक क्षेत्र है वहाँ पर, और ठाकुरद्वारा यहाँ भी एक एजुकेशन का हब है जहाँ पर 20 से 25 हज़ार लोग जो है वो सालाना पढ़ने के लिए आते हैं। तो मैं ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पर पढ़ाता हूँ और लगभग काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस भी हो चुका है पढ़ाते हुए। तो मुझे जहाँ तक अनुभव है कि मैंने GS के सभी सब्जेक्ट जो हैं वो बच्चों को 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार जो है वो कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, उसके बावजूद ही मैं आपके सामने जो है वो यूट्यूब पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये हमने पुरातात्विक स्रोतों में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, और ये मृतभांड या स्मारक की बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के बाद में जो एक आता है अगला, उसे बोलते हैं हम साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत, साहित्य। आप कहेंगे सर ये कैसे स्रोत है? भाई साहित्यक स्रोत नहीं होंगे क्या? होंगे बिल्कुल। अगर आज मान लीजिए आज मोदी जी के ऊपर कोई किताब लिखी जा रही है, या मोदी जी ने कोई किताब मान लीजिए लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो अब से 500 साल बाद के लोग जो होंगे, अगर उन्हें इस समय की कुछ बातें लिखनी होंगी तो वो ऐसी किताबों का सहारा लेंगे। तो इसी प्रकार से इतिहासकार भी पुराने इतिहास को लिखने के संबंध में ऐसी किताबों का सहारा लेता है। और ये जो ग्रंथ लिखे गए, ये 2 प्रकार से लिखे गए, 2 धाराओं में लिखे गए। एक तो जिन्हें धार्मिक साहित्य कहा जाता है, और एक जो धर्म से अलग है। मेरा एक एग्जाम्पल समझिएगा। मैं कहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर धर्म मौजूद था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुछ राइटर भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राइटर थे उन्होंने कुछ ना कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिख दिया, लेकिन जो उस समय के बौद्ध धर्म जैन धर्म थे उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया कि हाँ इस समय जो था वो मौर्य वंश था और ये शासक था, ये था। इस तरीके से जो ग्रंथ हैं वो 2 प्रकार के हो गए। एक तो जो धर्म में लिखे गए उन्हें कहा जाता है धार्मिक साहित्य, और एक ऐसे हैं जो आपके धर्म में नहीं बल्कि धर्म से अलग लिखे लोगों। धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब समझ गए होंगे आप, जो धर्म के अंतर्गत लिखे गए, और दूसरे आते हैं आपके धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य जो धर्म से इतर हैं, अलग हैं। देखिए धार्मिक साहित्य में तो हम बात करेंगे भाई जो जो उस समय धर्म मौजूद थे। तो धर्म में उस समय जैसे आपका एक तो ब्राह्मण धर्म मौजूद था, जिसे आज आप हिंदू धर्म कहते हैं, समय सनातन धर्म कहा जाता था, ब्राह्मण धर्म। और धार्मिक सुधार आंदोलन के समय जो नए धर्म सामने आए थे, बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो इन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के अपने अपने कुछ ग्रंथ थे। उन ग्रंथों से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है इतिहास लिखने में। अगर ब्राह्मण धर्म के हम ग्रंथों में बात करें, ये देखिए ये सब ग्रंथ हम आगे पढ़ेंगे, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अभी बताते हुए चल रहा हूँ। ब्राह्मण धर्म के अगर हम ग्रंथों में बात करें तो एक तो प्रमुख रूप से आ जाते हैं आपके पुराण, पुराणों की चर्चा कर देते हैं हम। पुराण, इसी में आ जाते हैं आपके वेद, इसी में आ जाते हैं आपके ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण ये ग्रंथ हैं, मतलब ये मत समझना कि ब्राह्मण पुस्तकें हैं। वो क्या पुस्तकें होती हैं बताऊंगा मैं। इसी से हम चर्चा कर देते हैं आरण्यक। तो ये सब चीजें हैं ब्राह्मण के धर्म से जुड़ी हुई, जिनसे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। अब वेद हो गए, वेद में मान लीजिए ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में पता चल जाता है कि भाई वो किसको मानते थे, क्या करते थे, ये सब पता चल जाता है। ऐसे ही वेदों से, ब्राह्मणों से, आरण्यकों से, हालांकि ब्राह्मण और आरण्यक जो है वो वेदों से ही जुड़े हुए ग्रंथ हैं। पुराणों में हम बात करें तो पुराणों में प्रमुख पुराण जो हैं वो एक आपने नाम सुना होगा जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, मत्स्य पुराण। ऐसे ही आपका ये वायु पुराण, ऐसे ही विष्णु पुराण, तो ये प्रमुख पुराण है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ हमें जानकारी देते हैं। जैसे मत्स्य पुराण जानकारी देता है 7 वाहनों के बारे में। 7 वाहनों के बारे में। इसी प्रकार से जो वायु पुराण है ये जानकारी देता है गुप्तों के बारे में। गुप्तों के बारे में देता है ये जानकारी। उसी प्रकार से जो विष्णु पुराण है, ये विष्णु पुराण जानकारी देता है मौर्यों के बारे में, अर्थात मौर्य काल के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा
कि इनसे कुछ ना कुछ पता चलता है। जैसे मैंने बताया मत्स्य पुराण से 7 वाहनों के बारे में, इसी प्रकार से वायु पुराण से गुप्तों के बारे में, और विष्णु पुराण से मौर्य काल के बारे में। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, भाई पल को पूछ ले मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है, या विष्णु पुराण किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म के भी इसी प्रकार से कुछ ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म आप जानते हैं, इसके संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं इनमें हम बात करते हैं जातक, ये जातक ग्रंथ हैं। दूसरे इसी प्रकार से जातक के साथ हम बात करते हैं पिटक, ये भी ग्रंथ हैं। निकाय, ये भी ग्रंथ हैं। मतलब ये ग्रंथ हैं, ग्रंथों का एक समूह है। हम एक ग्रंथ का नाम नहीं है, ग्रंथों का एक समूह है। जैसे जातक ग्रंथ कौन से ग्रंथ आते हैं? मैं कहूँगा ऐसे ग्रंथ जिनमें महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की कहानी है। मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले क्या था, किस रूप में उन्होंने जन्म लिया, ये सब जो बातें हैं ये जिन ग्रंथों में हैं उन ग्रंथों के समूह को हम कहते हैं जातक ग्रंथ, या इन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। दूसरे हैं आपके पिटक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिटक माने होता है टोकरी, संस्कृत भाषा का शब्द है पिटक जो है, इसका मतलब होता है टोकरी। ये जो पिटक है इनकी संख्या 3 है, और यही कारण है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का बहुत बड़ा स्थान है। त्रिपिटक, 3 पिटक की संख्या है 3, मतलब ये जो पिटक ग्रंथों का एक समूह है इसमें 3 ही पिटक आते हैं। एक का नाम है जिसे कहते हैं हम सूत पिटक, एक का नाम है जिसे हम कहते हैं विनय पिटक, और एक का नाम है जिसे कहते हैं अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक। जब मैं बौद्ध धर्म बताऊंगा तो सब चीजें कैसे कैसे इनकी रचनाएं हुई हैं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। एक्चुअली जो सूत पिटक है उसमें क्या है, जितने महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, जो उपदेश दिए गए बुद्ध के द्वारा, वो सब उपदेश किसमें हैं आपके, इसमें है सूत पिटक में। विनय पिटक में क्या है, जब महात्मा बुद्ध थे तो उन्होंने एक संघ बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, एक संघ बनाया था। उस संघ के जो नियम कानून थे वो सब विनय पिटक में हैं। मैं कह सकता हूं संघ के नियम और कानून, जो संघ के नियम कानून थे वो सब किस में थे, विनय पिटक में। और अभिधम्ब पिटक में मेनली मैं कहूंगा बौद्ध धर्म का दर्शन है, फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की पूरी, वो सब किस में है, अभिधम्ब पिटक में। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं आपके बौद्ध धर्म के। मैंने कहा बौद्ध धर्म में जातक, पिटक और निकाय की। अच्छा, निकाय में भी कुछ ग्रंथ आते हैं, जैसे एक प्रमुख निकाय है जिसका नाम है आपका अंगुत्तर निकाय। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ निकाय को, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। आप जानते हैं कि जो महाजनपद काल में प्रमुख 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता चलता है वो इसी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। तो देखिए ब्राह्मण धर्म के हमने ग्रंथों की बात की है, हमने बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात की है। इसी प्रकार से जैन धर्म के भी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जब जैन धर्म पढ़ाऊंगा वहां चर्चा करूंगा। और इन जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं इनमें चर्चा करी जाती है अंग की, इनमें चर्चा करी जाती है उपांग की, अंग, उपांग, प्रकीर्ण। तो ये मैं चर्चा आगे करूंगा आपसे। जैन धर्म में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे वैसे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था साहित्य स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में मैंने बताया था 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होते हैं धार्मिक स्रोत और एक होते हैं धर्मेत्तर स्रोत। मैंने धार्मिक स्रोतों के बारे में कुछ बातें आपको बताई हैं, लेकिन अभी मैंने आपसे धर्मेत्तर स्रोत की चर्चा नहीं करी, और धर्मेत्तर स्रोत की चर्चा मैं आपसे अब कर रहा हूँ। देखिएगा कि जो ये धर्मेत्तर स्रोत हैं, मैंने बताया कि ये धर्म से अलग है। धर्मेत्तर स्रोतों की जो रचना की गई है, इन ग्रंथों की, धर्मेत्तर ग्रंथों की जो रचना की गई है, इनकी रचना की गई है उस समय के जो राइटर्स थे, उस समय के जो लेखक थे। देखिए ये है धर्मेत्तर साहित्य, मैं इधर लिख दे रहा हूँ धर्मेत्तर साहित्य यहाँ। तो देखिए धर्मेत्तर साहित्य जो लिखे गए, ये ग्रंथ लिखे गए, ये उस समय के राइटर्स ने लिखे। जैसे चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप जानते हैं कि कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है, तो विष्णुगुप्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, और जिसको आप जानते हैं, जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम उसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है, एक धर्मेत्तर स्रोत है, किसी न किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार से कालिदास ने लिखी मालविका अग्निमित्र लिखी, तो वो भी किसी वंश के बारे में बता रहा है, मेनली शुंग वंश के बारे में बताता है मालविका अग्निमित्र जो पुस्तक है, क्योंकि जो अग्निमित्र है वो शुंग वंश का शासक था।
ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो गद्दी पर बैठा था वो अग्निमित्र ही था। तो इस तरीके से समय समय पर जो राइटर्स रहे हैं उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई, वो भी इतिहास से जुड़ी हुई हैं, और इतिहासकार जब लिखते हैं तो उनका भी विशेष ध्यान रखते हैं। धर्मेंद्र साहित्य में जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूँ प्रमुख रूप से, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो ये पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र किसका है, तो ये कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। ये प्रमुख रूप से मैं 6-7 लिख रहा हूँ जिनको आप याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र, ध्यान रखना नाम इसका अर्थशास्त्र है, देखने में ऐसे लगती है जैसे इकोनॉमी के ऊपर लिखी गई कोई पुस्तक हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थशास्त्र राजनीति के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है। सबसे पहली पुस्तक जो राजनीति के ऊपर लिखी गई वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। आप जानते हैं कि मॉडर्न इरा में, पुनर्जागरण के समय, आप जानते हैं कि मैकियावेली को एक राजनीतिज्ञ के रूप में जाना गया, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में भारत में जो एक राजनीतिज्ञ के रूप में जाना गया था वो कौटिल्य को जाना गया था, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य। तो मैं आपसे बता दूं कि ये उस समय के राजनीतिज्ञ थे, और यही कारण था कि भारत का मैकियावेली जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, कौटिल्य को माना जाता है। इसी प्रकार से आपका कालिदास हुए। देखिए कालिदास ये बाद में हुए हैं, ये गुप्तों के समय हुए हैं कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये वास्तविक रूप से, इनके समय पर जो थे नवरत्न थे, और उन नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास ने अनेक नाटक लिखे, अनेक इन्होंने जो है वो आपके अनेक प्रकार की ग्रंथों की रचनाएं की, और जिसमें से आप जानते हैं जैसे कालिदास ने एक प्रमुख रूप से लिखी, इसका नाम है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। तो ये भी इतिहास के बारे में जानकारी देती है। मालविका अग्निमित्र किसके बारे में जानकारी देती है, शुंग वंश के बारे में, क्योंकि गुप्त काल जो हुआ है वो मौर्योत्तर काल के बाद हुआ। शुंग काल में नहीं थे कालिदास, एक्चुअली मौर्योत्तर काल में शुंग वंश था। उसके बाद में जब गुप्त काल आता है तब उसमें होते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ कालिदास, और वो शुंग वंश के बारे में लिखते हैं, और शुंग वंश के शासक जिसका नाम था अग्निमित्र, अग्निमित्र के बारे में वो लिखते हैं। तो इससे भी इतिहासकारों को काफ़ी हेल्प मिलती है। ऐसे ही पुस्तक लिखी गई, आप जानते हैं नाम था ये पाणिनि, पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की अष्टाध्यायी ध्यान रखना, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये एक तरीके से किस पे लिखा हुआ ग्रंथ है, व्याकरण पर लिखा हुआ ग्रंथ है। व्याकरण पर लिखा सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो आपका कौन सा है, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसी प्रकार से और अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे सोमदेव, ये सब मैं बताऊंगा आपको कि ये किस किस के समय थे। जैसे सोमदेव की एक पुस्तक जिसका नाम था कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ये आपको ऐसे याद करनी है, सोमदेव का कथा सरित सागर, ठीक है। ऐसे ही विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा, 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 ठीक है। ऐसे ही आपका शूद्रक, शूद्रक, ये तो अभी एक पेपर में पूछी भी गई है, शूद्रक की मृच्छकटिकम, शूद्रक की मृच्छकटिकम। इधर आ जाइए, मैं इधर लिख दे रहा हूं ऊपर यहाँ पर, जैसे शूद्रक की मृच्छकटिकम। इसी प्रकार से आपका विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये आपको सब याद करनी है बच्चों, और ज़रूर याद करिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। मैं बता रहा हूँ पहले चैप्टर से मैं इसमें इतनी चीज़ें कवर कर दूंगा कि 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से आने वाले आपके कवर हो जाएंगे। तो जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये अभी सब आगे भी आएंगे, जब मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे शासक में पढ़ाऊंगा उनके समय जो लोग होंगे मैं उनकी चर्चा करूंगा। तो ऐसे ही विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ऐसे ही कल्हड़ की रास तरंगणी, कल्हड़ की राज तरंगणी, कल्हड़ की रास। अच्छा, रास तरंगणी के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रास तरंगणी है इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, क्योंकि ये जो कल्हड़ थे ये कश्मीर में शासक के यहाँ पर ही थे। तो कश्मीर का इतिहास जो है वो किस में है, आपका राज तरंगणी में है। पूछ सकता है भाई ये कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में, राज तरंगणी में, और ये जो है वो किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है।
रास्तरंगणी। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा। और ऐसे बहुत से नाम सुने होंगे आपने, ठीक है, जैसे गीत गोविंद, जयदेव, ठीक है, ये जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद, गीत गोविंद। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं एक बार और बता दे रहा हूं, जैसे ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की मालविका अग्निमित्र जो शुंग वंश के बारे में है, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ है। सोमदेव की कथा सरित सागर, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, शूद्रक की मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कल्हड़ की रास्तरंगणी जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, और जयदेव की गीत गोविंद। इस तरीके से साहित्य को हमने पूरा कंप्लीट किया है कि साहित्य में दो प्रकार के, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। और धार्मिक साहित्य में हमने बात की थी ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्यों की, और धर्मेत्तर साहित्यों में हमने अभी बात की है आपका जो प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, और अब अंतिम स्रोत जो बचे हुए हैं उन पर मैं बात करने जा रहा हूं। और वो अंतिम है आपके, जिन्हें कहा जाता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, आप कहेंगे कि विदेशी विवरण भी एक स्रोत है। बिल्कुल, विदेशी विवरण एक स्रोत है। मान लीजिए किसी शासक के समय कोई विदेश से कोई भी दूत आया हो और आकर के उसने यहाँ पर आकर के कोई पुस्तक लिखी हो, तो उस पुस्तक में भी उसने कुछ ना कुछ सच्चाई बताई होगी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप जानते हैं मेगनिस्तीज आता है, वो इंडिका लिखता है, इंडिका में उसने भारत के बारे में कुछ बताया। फाइयान आता है चीन से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, उसने कुछ बताया, उसने पुस्तक लिखी थी फोक्यो की। हुएनसांग आता है चीन से हर्ष के समय, उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आपका सीयू की, उसने भी कुछ ना कुछ बताया। तो विदेशी विवरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात ये आती है कहाँ के विदेशी विवरण इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विवरण है वो तो है एक तो आपके यूनान के। दूसरे नंबर पर जो आती है बात यूनान के बाद, वो आती है चीन के। और कुछ रहे हैं आपके विदेशी जो अरब से आए हैं, अरब। सबसे पहले हम बात करें कि यूनानियों में जो यूनान से आने वाले प्रमुख विदेशी विवरण थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में बात करें। तो मैं आपसे बता दूं, पहले तो आप जानते होंगे कि यूनान जिसे आज किस नाम से जाना जाता है, ग्रीस के नाम से जाना जाता है। हालांकि वर्तमान समय में ग्रीस की हालत बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमी रूप से टूट चुका है, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है वहाँ की, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है उस समय तो रियल में यूनान जो था एक बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तारवादी देश था, और यहीं का था सिकंदर महान, जिसे आप महान कहते हैं, जिसने विश्व को जीतने का सपना देखा था। सपना ही इतना बड़ा था कि आज हम उसे सिकंदर महान कहते हैं, भले ही वो विश्व की 5% भूभाग को भी अच्छे से नहीं जीत पाया था, लेकिन फिर भी हम उसे महान कहते हैं कि सपना बड़ा था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सपना बड़ा रखिए, दुनिया याद रखेगी अगर सपना बड़ा होगा तो। खैर, तो यूनान में ही सिकंदर, देखिए सिकंदर जब भारत आया था तो सिकंदर भारत आता है 326 बीसी में। अब समझ लीजिए बीसी की बात है, ईसा के जन्म से पहले भारत आता है। इस समय 326 बीसी में भारत में नंद वंश था, मौर्य वंश से पहले नंद वंश, और उसका शासक जो है धनानंद था। सिकंदर के साथ कुछ लोग आए थे, जिसमें से प्रमुख लोग में बात करते हैं हम, एक करते हैं आनासिक्रेटस, और एक बात हम करते हैं अरिस्टोबुलस। तो देखिए जो ये आनासिक्रेटस था, इसने लिखी है सिकंदर की जीवनी। अब ऐसा नहीं है वो हमेशा वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहेगा जो पुराने ठर्रे पर पूछे जाते थे कि हाँ इंडिका किसने लिखी है, मेगनस्तीज ने, ये नहीं पूछता रहेगा, कुछ चीज अलग से भी पूछ सकता है। तो जो सिकंदर की जीवनी लिखी है, वो सिकंदर की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है आनासिक्रेटस के द्वारा सिकंदर की जीवनी लिखी गई। और ये जो अरिस्टोबुलस है, इसने लिखा है सिकंदर के पूरे युद्ध का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ वार जो है वो लिखा गया है अरिस्टोबुलस के द्वारा, सिकंदर का इतिहास। इसके साथ साथ यूनान में जो बात करी जाती है प्रमुख, वो एक है आपका मेगनस्तीज। मेगनस्तीज से पहले भी मैं एक नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम था हेरोडोटस।
हेरोडोटस। 1 मिनट के लिए हेरोडोटस की बातों को जरा पूरा सुनिएगा, मैं हेरोडोटस को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, साधारण तौर पर अगर आपको दिखाई दे तो ये समझिएगा, ये मैं एक छोटा सा विश्व का मैप बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी जगह है इसलिए बेहतर नहीं बना पा रहा, फिर भी आप देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं यहाँ पर ये भारत है, और यहाँ पर आप जाएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पर आ जाता है आपका ईरान, और उसके आगे इराक, और उसके आगे आप जाएंगे तो फिर इराक, ईरान से ईरान और इराक से आगे होते हुए फिर आपको पड़ता है आगे जा कर के ये ग्रीस वाला क्षेत्र, जिसे हम यूनान कहते थे। तो अगर यूनान के लोगों को भारत आना था तो उन्हें पहले किससे गुजर के आना था? ईरान से गुजर करके आना था, क्योंकि यहाँ पर पड़ता है ईरान। और मैं आपको बता दूं, जिस समय हम सिकंदर की बात कर रहे हैं उस समय इन यूनान के लोगों में और ईरान के लोगों में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी। हेरोडोटस था तो यूनान का, लेकिन हेरोडोटस के अंदर एक आदत थी। वो आदत ये थी कि हेरोडोटस जो कुछ सुनता था वो लिख डालता था। यूनान का था, जो सुनता था वो लिख डालता था, ठीक है। और यूनान और ईरान के बीच में लड़ाई चलती थी। हद मार के ये किया गया कि भाई हेरोडोटस जो सुनता है वो लिख देता है, जिससे कि चीजें लीकेज हो जाती हैं और ईरान को इसका फायदा मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या किया गया, आपका यूनान से निकाल दिया गया हेरोडोटस को। और कहते हैं कि अगर हेरोडोटस को यूनान ने निकाला तो जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों का हुआ था। यूनानियों से पहले भी ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जब ईरानी सेना भारत पर आक्रमण करती थी और वो लौट करके ईरान में जाती थी तो वो बात करते थे, हम हाँ भारत के सैनिक ऐसे होते हैं, ये होते थे, और वो सब चीजें हेरोडोटस लिख डालता था। ये बात जो भी लिखी गई, हेरोडोटस ने जो भी लिखी, ये सब बात ये भारत के बारे में थी। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत कभी आया नहीं, हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया, लेकिन उसने वहीं से ईरान में बैठ के ये सब चीजें लिख दी। यही कारण है कि उसने ऐसा पहला प्रयास किया गया, किसी ने पहला प्रयास किया जिसने इतिहास को लिखा, और यही कारण है कि इस हेरोडोटस को जो है वो इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके द्वारा इस दिए गए विवरण किसके बीच है? भारत और ईरान के बीच का। ईरान मतलब वो फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र, ईरान क्योंकि आप जानते हैं नीचे फारस की खाड़ी है, तो भारत और ईरान के बीच के इस जो विवरण है उसे जो है वो किस नाम से जाना जाता है? आपका हिस्टोरिका के नाम से जाना जाता है, हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? आपकी इस हेरोडोटस की है। और इस हेरोडोटस को ही जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। खैर, यूनान के में मैंने बताया ये हो गया, हेरोडोटस हो गया। इसी प्रकार से एक और जिसे हम कहते हैं मेगस्थनीज। आप जानते हैं कि मेगस्थनीज जो था, जब सिकंदर ने भारत को जीता, देखिए सिकंदर पहले ईरानियों से लड़ा, ईरानियों को लड़ने के बाद में फिर जब पहले ईरानियों से वो लड़ा सिकंदर, उसके बाद में उसने भारत पर आक्रमण किया। और जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भी जीता। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और जितना क्षेत्र उसने जो जीता था, और जब वो यहां से वापस लौटता है तो उसका जो यहां पर उत्तराधिकारी बैठता है वो बैठता है सेल्यूकस। और सेल्यूकस ने ही एक राजदूत भेजा था, और इस समय भारत में बैठ चुका था चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस ने भेजा भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, और वो किसको भेजा? आपका मेगस्थनीज को भेजा। और मेगस्थनीज ने यहाँ पर एक विवरण दिया एक पुस्तक में, और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो ये जो मेगस्थनीज था ये किसके समय आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, इसमें वर्णन किसका होगा? मौर्य के समय का, मतलब मौर्य काल के समय का वर्णन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये है यूनानियों के विदेशी विवरण, जिससे इतिहास लिखने में काफी सहायता मिली। चीन के विदेशी विवरण में हम बात करते हैं दो लोगों की, एक प्रमुख रूप से जिसे हम कहते हैं फाइयान, और दूसरा है आपका ह्वेनसांग। तो पहले तो ये पूछा जाता है कि भाई ये किसके समय आए थे? तो फाइयान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और यही था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हम जिसे मेन विक्रमादित्य कहते हैं वो यही था। और ह्वेनसांग आता है हर्ष के समय। तो इसने, फाइयान ने लिखा है गुप्तों के बारे में, और गुप्तों में भी मेनली चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, और ह्वेनसांग ने लिखा है हर्ष के बारे में। फाइयान की एक पुस्तक है, इस फाइयान की पुस्तक का नाम था फो क्यो की, और जो हर्ष ने ह्वेनसांग ने लिखी है उसका नाम था सी यू की। तो ये ध्यान रखिएगा, चीन का विवरण प्रमुख है। इनको मैं अच्छे से पढ़ाता हूं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा गुप्त और ये पढ़ाऊंगा उस समय मैं इस चीज की बात करूंगा। और अरबों में अगर हम बात करते हैं तो अरबों में प्रमुख रूप से जो देखा जाता है
वो देखा जाता है आपका अलबरूनी के विवरण को, जो अलबरूनी ने विवरण दिया है। आप जानते हैं कि भारत पर आक्रमण हुआ, सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ, फिर तुर्की आक्रमण हुआ, और सबसे पहला तुर्की आक्रमण जो हुआ था वो गजनवी के नेतृत्व में हुआ था। तो गजनवी के समय ही अनेक अरबी विद्वान जो थे वो भारत की ओर पलायन कर गए थे, ठीक है। तो उनके द्वारा भी कुछ विवरण दिया गया। ये जो विवरण है, इस सब विवरण को मैं साथ में जैसे जैसे वो आक्रमण हुए और जो है वो साथ में बताऊंगा। तो देखिए, आज जो मैंने आपसे चर्चा करी है वो बात करी है मैंने इतिहास के स्रोतों के बारे में, कैसे इतिहास को पढ़ा जाता है। आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे लिख लीजिएगा। पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपके पेपर में ज़रूर हेल्प करेगी ये वीडियो, ठीक है। अब मैंने इतनी मेहनत करी है तो एक काम आप भी कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं अगले चैप्टर से, चैप्टर 2 से लेकर के आऊँगा, जिसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करूँगा, ठीक है। ओके, बाय।